नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स के 3rd चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, और इसके लेखक हैं R.K. लक्ष्मण। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि आपसे बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है। रीज़न बताऊँ ऐसा क्यों है? देखो, एक कहावत है, या फिर ऐसे सीधे सीधे समझा देता हूँ कि जैसे आप बचपन से विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि आपने कितने लोगों को विद्यालय कहते सुना है? कितने लोग कहते हैं कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ? बहुत कम लोग। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो असल में इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन हमको उनको बोलने की इतनी आदत हो गई है कि अगर उनकी हिंदी बोलनी हो तो हमें बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। बस यही बात है इस चैप्टर में भी। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम इंग्लिश में जानते हैं और हम उनको इंग्लिश में ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उनकी हिंदी पढ़नी है, इसलिए हम उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है हमको कि हम थोड़ा सा ये चैप्टर मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम की बात करें तो ईश्वरन एक व्यक्ति का नाम है। द स्टोरी टेलर, स्टोरी मतलब कहानी, टेलर मतलब सुनाने वाला। तो स्टोरी टेलर का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला। तो ईश्वरन कहानी सुनाने वाला, और इसके लेखक हैं R.K. लक्ष्मण। तो अब हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है, और मेरी जो बुक है ये राजीव प्रकाशन की बुक है। इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये बुक आसानी से मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि किस प्रकाशन की बुक है, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ। चलिए, ध्यान से समझना है, डरना मत इस चैप्टर से। बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, बस समझने का अंतर होता है, इतना समझ लो। देखो, द स्टोरी, ये कहानी वाज नारेटेड, सुनाई गई थी, टू गणेश, गणेश को। तो ये कहानी गणेश को सुनाई गई थी बाई ए यंग मैन, एक नवयुवक के द्वारा, महेंद्र बाय नेम, जिसका नाम महेंद्र था। तो ये कहानी गणेश को एक युवक के द्वारा सुनाई गई थी जिसका नाम महेंद्र था। क्लियर है? पेन और कॉपी लेकर बैठना। कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको समझने में दिक्कत होगी, तो उनकी हिंदी लिख लेना, ठीक है? इट वॉज़ अ जूनियर सुपरवाइज़र। देखो, पहला वर्ड तो यही है कि हम सब बचपन से ही जूनियर बोलते आए हैं। कहीं पर भी भाई हम जूनियर, आपसे जूनियर हैं। जैसे आपका कोई सीनियर मिल जाए तो आप उसको बोलते हैं ना कि आपसे जूनियर हैं। कभी आपने किसी को बोला कि आपके कनिष्ठ हैं हम? जूनियर का हिंदी होता है कनिष्ठ, ठीक है? तो ही वाज अ जूनियर, हम सभी जूनियर शब्द से ज़्यादा परिचित हैं, ठीक है? तो ही वाज अ जूनियर, वो एक जूनियर सुपरवाइज़र था। जूनियर मतलब होता है कनिष्ठ, सुपरवाइज़र मतलब होता है निरीक्षक। जैसे गांव में भी लोग आते हैं, घरों पर भी लोग आते हैं, अगर वो किसी कंपनी में सुपरवाइज़र हैं तो वो बताएंगे आपको कि मैं फलाना कंपनी में सुपरवाइज़र हूँ और महीने का इतना कमा लेता हूँ। कभी वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं फलाना कंपनी में निरीक्षक हूँ, नहीं ना। यानी बात समझ रहे हो? यहाँ पे वही वर्ड्स आ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। बस उनको इंग्लिश में बोलने और इंग्लिश में पढ़ने की इतनी आदत हो चुकी है कि उनकी हिंदी समझने में दिक्कत होती है, और कुछ है नहीं। ये चैप्टर बिल्कुल हार्ड नहीं है, इससे आसान तो पूरी बुक में कोई चैप्टर है ही नहीं। बस समझो, बस एक बार इसको, अपने आप मज़ा आने लगेगा, अपने आप इस कहानी को एंजॉय करने लगोगे। तो फिर से देख लो कि ही वाज अ जूनियर सुपरवाइज़र, वो एक कनिष्ठ सुपरवाइज़र था, एक कनिष्ठ निरीक्षक था इन अ फर्म। फर्म मतलब होता है व्यापारिक संगठन, ठीक है? तो एक व्यापारिक संगठन में वहाँ एक कनिष्ठ सुपरवाइज़र था, कनिष्ठ निरीक्षक था, या फिर सीधे सीधे बोल सकते हो
कि एक व्यापारिक संगठन में वहाँ एक जूनियर सुपरवाइज़र था। अगर नहीं याद होता तो सीधा सीधा बोल सकते हो, हर व्यक्ति समझ लेगा और आप भी समझ लोगे। लड़ना मत इस चैप्टर से, ठीक है। बच्चे हो आप, आसान स्तर से समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो, विच ऑफर्ड, अब वो कंपनी का काम क्या था कि विच ऑफर्ड ऑन हायर, वो उपलब्ध कराती थी, यानी वह कंपनी उपलब्ध कराती थी सुपरवाइजर्स, निरीक्षक। वह कंपनी निरीक्षक उपलब्ध कराती थी एट वेरियस टाइप, वेरियस मतलब विभिन्न, टाइप मतलब प्रकार के, तो विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माणाधीन या निर्माण, साइट्स मतलब स्थल, तो निर्माण स्थलों पर वह कंपनी विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों पर ऑफर ऑन हायर उपलब्ध कराती थी सुपरवाइजर्स, निरीक्षक। तो वह कंपनी विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों पर निरीक्षक ऑफर ऑन हायर उपलब्ध कराती थी। जैसे कि आगे लिख रहे हैं कि जैसे फैक्ट्रीज, जैसे कंपनियां, कंपनी की भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो वहाँ पे भी सुपरवाइज़र लगता है। ब्रिजेस, पुल बनाए जाते हैं तो वहाँ पे भी सुपरवाइज़र लगता है कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं, देख के बताना मुझको। मालिक रखता है ना सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र का काम होता है कि निगरानी रखे कि सब लोग अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं। डैम्स, बांध एंड सो ऑन, और इसी प्रकार अन्य या फिर वगैरह वगैरह। जैसे फैक्ट्रीज, कंपनियां, पुल, बांध वगैरह वगैरह या इसी प्रकार अन्य। महिंद्राज जॉब, महेंद्र का काम वाज टू कीप एन आई, कीप एन आई मतलब होता है नज़र रखना, तो महेंद्र का काम नज़र रखना था ऑन द एक्टिविटीज़, गतिविधियों पर, एट द वर्क साइट, वर्क मतलब कार्य, साइट मतलब स्थल की, तो महेंद्र का काम कार्यस्थल की गतिविधियों पर कीप एन आई नज़र रखना था। ही हैड टू कीप मूविंग, अब देखो ही हैड टू, आपने पढ़ा होगा हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इसका यूज तब करते हैं जब, अब देखो ग्रामर तो नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन बेसिक बात समझो कि जब कोई काम करना ना चाहूँ मैं लेकिन मुझे ज़बरदस्ती करना पड़े, वहाँ पे हैड टू का यूज होता है। जैसे मुझे दूध पीना पड़ता था तो उसी तरह से उसको जाना पड़ता था, कीप मूविंग जाते रहना पड़ता था। ही हैड टू कीप मूविंग, उसे जाते रहना पड़ता था फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। एवरी हर बार, नाउ एंड देन, नाउ अब एंड देन तब, अब और तब यानी बार बार। एज ऑर्डर जैसा कि उसे आदेश दिया जाता था, बाय हिज हेड ऑफिस, उसके हेड प्रधान ऑफिस कार्यालय के, बाई द्वारा। ही हैड टू कीप मूविंग, उसे जाते रहना पड़ता था फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एवरी नाउ एंड देन बार बार। जैसा कि एज ऑर्डर जैसा कि उसे आदेश दिया जाता था, बाई हीज हेड ऑफिस उसके प्रधान कार्यालय के द्वारा। पहला ऐसे पढ़ लो सीधा सीधा, या फिर ऐसे पढ़ लो कि उसके प्रधान कार्यालय के द्वारा आदेश दिए जाने के कारण उसे बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कीप मूविंग जाते रहना पड़ता था, यानी उसकी पोस्टिंग होती रहती थी। एक बार इलाहाबाद में पोस्ट कर दिया, फिर प्रतापगढ़ भेज दिया, फिर बनारस भेज देंगे, फिर कानपुर भेज देंगे, फिर ज़्यादा हो गया तो बेंगलुरु भेज देंगे, यानी उसकी पोस्टिंग होती रहती थी हर दूसरे महीने। जैसे यहाँ पे ब्रिज बनवा रहा है, ब्रिज बन गया तो फिर उसको कहीं और पे भेज देंगे जहाँ पे कोई और चीज़ बन रही हो, जैसे फैक्ट्री बन रही हो या डैम बन रहा हो तो वहाँ पे भेज देंगे उसको, समझ रहे हो। फ्रॉम अ कोल, अब देखो उसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ से हो रही थी कि फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया, कोल मतलब कोयला, माइनिंग एरिया खदान क्षेत्र से, तो कोयला खदान क्षेत्र, माइनिंग मतलब खदान, एरिया मतलब क्षेत्र, कोयला खदान क्षेत्र से टू अ रेलवे, एक रेलवे ब्रिज पुल कंस्ट्रक्शन निर्माण साइट स्थल तक। तो उसकी पहली पोस्टिंग जो हुई थी वो हुई थी कोयला खदान क्षेत्र से रेलवे पुल निर्माण स्थल तक। फ्रॉम देयर और वहाँ से, फ्रॉम देयर और वहाँ से, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स कुछ महीनों बाद, टू अ केमिकल प्लांट, एक केमिकल प्लांट में उसकी पोस्टिंग हो गई, एक केमिकल प्लांट में उसकी नियुक्ति हो गई, विच वाज कमिंग अप जो बनाया जा रहा था या फिर जो कहीं पर लगाया जा रहा था, समवेयर यानी कहीं पर। ये वाला नहीं समझ में आता बच्चों को। देखो यहाँ तक तो हो गया था, ये देखो
कि पहली उसकी पोस्टिंग बता रहे हैं कि फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया, एक कोयला खदान क्षेत्र से रेलवे पुल निर्माण स्थल तक। तो पहली नियुक्ति हुई कि वो पहले वो एक कोयला खदान क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन फिर वहाँ से उसको पोस्ट कर दिया रेलवे पुल निर्माण स्थल पर। फ्रॉम देयर, और उसके बाद यानी इस रेलवे ब्रिज निर्माण स्थल से, यानी जब ये बन जाएगा तो उसके बाद आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, और वहाँ से कुछ महीनों के बाद टू अ केमिकल प्लांट। केमिकल प्लांट, एक केमिकल प्लांट, केमिकल मतलब होता है रासायनिक, प्लांट मतलब होता है संयंत्र। देखो नीचे लिखा है रासायनिक संयंत्र, हिंदी भी दी है इस बुक में, लेकिन हिंदी देख के मत पढ़ना, ठीक है। तो फ्रॉम अ कोल, सो ये था कि फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और कुछ महीनों बाद एक रासायनिक संयंत्र पर, विच वाज कमिंग अप, जो लगाया जा रहा था, समवेयर कहीं पर, जो कहीं पर कमिंग अप लगाया जा रहा था। अर्थात वो रासायनिक संयंत्र कहाँ पर बन रहा था उस प्लेस का नाम नहीं लिखा है कि उसका निर्माण इलाहाबाद में हो रहा था या कानपुर में हो रहा था या पंजाब में हो रहा था, वो स्थान का नाम नहीं लिखा, यानी वो कहीं पर लगाया जा रहा था। ठीक है, कहीं पर का मतलब किसी प्लेस पर तो लगाया ही जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं कि किस प्लेस पर। तो फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, और कुछ महीनों के बाद वहाँ से एक रासायनिक संयंत्र पर जो कमिंग अप समवेयर कहीं पर लगाया जा रहा था। एक बार रिवीजन कर लो कि ये कहानी गणेश को एक नवयुवक के द्वारा सुनाई गई थी जिसका नाम महेंद्र था। वह एक कनिष्ठ सुपरवाइजर था, एक कनिष्ठ निरीक्षक था इन अ फर्म, एक व्यापारिक संगठन में, जो, और वह कंपनी विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों पर सुपरवाइजर्स, निरीक्षक ऑफर ऑन हायर उपलब्ध कराती थी, जैसे कि फैक्ट्रीज, कंपनियां, ब्रिजेस, पुल, डैम्स, बांध एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से अन्य या वगैरह वगैरह। महेंद्र का काम नज़र रखना था कार्यस्थल की गतिविधियों पर। तो महेंद्र का काम कार्यस्थल की गतिविधियों पर नज़र रखना था। ही हैड टू कीप मूविंग, उसे एक स्थान से, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार जाते रहना पड़ता था, जैसा कि उसे उसके प्रधान ऑफिस के द्वारा या प्रधान कार्यालय के द्वारा आदेश दिया जाता था। ऐसे भी पढ़ सकते हो या फिर घुमा के उल्टा पढ़ सकते हो कि उसके प्रधान कार्यालय के द्वारा आदेश दिए जाने के कारण उसे बार बार, एवरी नाउ एंड देन, उसे बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कीप मूविंग, जाते रहना पड़ता था। जैसे कि फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया, एक कोयला खदान क्षेत्र से, टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, एक रेलवे पुल निर्माण स्थल तक, और कुछ महीनों के बाद वहाँ से एक रासायनिक संयंत्र तक जो कमिंग अप लगाया जा रहा था, समवेयर कहीं पर, जो कहीं पर लगाया जा रहा था। देखो वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैप्टर समझ में आना चाहिए बस। तो ही वाज अ बैचलर, बैचलर मतलब होता है अविवाहित, तो वह अविवाहित था। हिज नीड्स, उसकी आवश्यकताएं, वर सिंपल, साधारण थी, उसकी आवश्यकताएं सिंपल थी, साधारण थी। एंड ही वाज एबल, और वो योग्य था, टू एडजस्ट, समायोजित करने में, और वो समायोजित करने में सामर्थ्य था, हिमसेल्फ, स्वयं को, वो स्वयं को समायोजित करने में समर्थ था, टू ऑल काइंड, सभी प्रकार की ओड सिचुएशंस, ओड मतलब विषम, कंडीशंस मतलब होता है परिस्थिति, सभी प्रकार की ओड कंडीशन, ऑल काइंड, सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में, ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, वह स्वयं को समायोजित करने में समर्थ था। तो वह एक कुंवारा था या फिर वो अविवाहित था, और उसकी आवश्यकताएं साधारण थी, और वो सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करने में समर्थ था या फिर योग्य था, या फिर वो सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित कर लेता था। वेदर, फिर चाहे यहाँ, इट, फिर चाहे यहाँ, वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, इल इक्विप्ड असज्जित, असज्जित मतलब तकिया है तो बिस्तरा नहीं, बिस्तरा है तो तकिया नहीं, दोनों हैं तो खटिया नहीं, असज्जित मतलब जो जिसे सही से सजाया ना गया हो, कुछ न कुछ कमी हो। तो एन इल इक्विप्ड, एक असज्जित सर्किट हाउस, विश्राम भवन हो। वेदर, फिर चाहे यहाँ
एक असज्जित विश्राम भवन हो और अथवा अ मेकशिफ्ट एक काम चलाऊ कैनवास टेंट। कैनवास टेंट मतलब होता है तिरपाल का तंबू। एक काम चलाऊ तिरपाल का तंबू हो इन द मिडल मध्य में ऑफ अ स्टोन क्वारी, स्टोन पत्थरों की क्वारी खदान के, पत्थरों की खदान के मध्य में। फिर चाहे यहाँ असज्जित विश्राम भवन हो अथवा पत्थरों की खदान के मध्य में काम चलाऊं तिरपाल का तंबू हो, यानी हर जगह पे वो सो जाता था, हर जगह पे वो अपना काम कर लेता, सब कुछ, यानी अविवाहित था तो कोई दिक्कत उसे होती नहीं थी कि उसकी बीवी डांटेगी, उसके बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि कहाँ ले आए, क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बट वन असेट, लेकिन उसकी एक संपत्ति या फिर उसका एक साथी ही हैड उसके पास था। बट वन असेट, लेकिन एक संपत्ति ही हैड उसके पास थी, लेकिन एक संपत्ति उसके पास थी या फिर उसका एक साथी उसके पास था। वाज हिज कुक, वो उसका कुक था, वो उसका रसोइया था। ईश्वरन, और उसका नाम ईश्वरन था। आपकी कहानी का नाम भी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, और ईश्वरन आ गया है। बट वन असेट, लेकिन उसकी एक संपत्ति ही हैड उसके पास थी या फिर उसका एक साथी उसके साथ था। वाज हिज कुक, वो उसका रसोइया था। ईश्वरन, जिसका नाम ईश्वरन था। द कुक, वहाँ रसोइया, वाज क्वाइट अटैच्ड, उस रसोइये को बहुत लगाव था। टू महेंद्र, महेंद्र से, उस रसोइये को महेंद्र से बहुत लगाव था। एंड फॉलोड, और इसीलिए वो फॉलो करता था, पीछे पीछे हिम, उसके, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाता था। अनकम्प्लेंगली, बिना शिकायत किए, वेयर एवर, जहाँ कहीं पर भी, ही वॉज पोस्टेड, उसकी नियुक्ति होती थी। यानी महेंद्र की जहाँ कहीं पर भी नियुक्ति होती थी, वो रसोइया बिना शिकायत किए उसके पीछे पीछे चल देता था। तो इस रसोइये को महेंद्र से बहुत लगाव था और इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जहाँ कहीं पर भी उसकी नियुक्ति होती थी, बिना शिकायत किए चल देता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए भोजन बनाता था। वॉशेज हीज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को धोता था। एंड चैटेड अवे, और गप्पे लड़ाता था। विथ हिज मास्टर, अपने मालिक के साथ। एट नाइट, रात्रि में, और रात में अपने मालिक के साथ चैटेड अवे, गप्पे लड़ाता था या बातें किया करता था। ही कुड वीव, वो बुन सकता है, वीव मतलब बुनना, गढ़ना भी बोल सकते हैं, तो वो गढ़ सकता है। आउट इंडलेस स्टोरीज, इंडलेस अंतहीन स्टोरीज, कहानियाँ, वो अंतहीन कहानियाँ गढ़ सकता है। एंड और एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स मतलब होता है किस्सा या फिर आप कह सकते हैं उपाख्यान। तो वो अंतहीन कहानियाँ और किस्से बुन सकता है या गढ़ सकता है। ऑन वेरिड सब्जेक्ट, वेरिड मतलब विभिन्न प्रकार के या विभिन्न सब्जेक्ट्स, विषयों पर। तो वो विभिन्न विषयों पर अंतहीन कहानियाँ और उपाख्यान गढ़ सकता है या बुन सकता है। आगे कहते हैं कि ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, ईश्वरन के पास, आल्सो हैड, ईश्वरन के पास एन अमेजिंग कैपेसिटी, एक आश्चर्यजनक कैपेसिटी थी, एक आश्चर्यजनक क्षमता थी। टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस वो उगा लेता था, वेजिटेबल्स सब्जियां उगा लेता था। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग खाद्य, इंग्रेडिएंट्स संघटक, यस लगा है तो संघटकों हो जाएगा। तो खाद्य संघटकों को और सब्जियों को वो उगा लेता था। अब देखो यहाँ पे नहीं समझ में आया कि खाद्य संघटक क्या होते हैं। जैसे वेजिटेबल तो सबको पता है कि बैगन, पालक, ये सब कुछ हो गई सब्जियाँ, लेकिन सब्जी बनाने के लिए और भी अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे आलू की सब्ज़ी बनानी है तो आलू चाहिए, उसके साथ अगर गोभी चाहिए तो गोभी भी बनानी पड़ेगी। आलू, गोभी, मटर, यानी ये सब कुछ तो सब्जियां हैं। जैसे आलू, गोभी और मटर की सब्ज़ी बनानी है तो हमको आलू चाहिए, गोभी चाहिए, मटर चाहिए, तो ये तो 3 सब्जी हो गई। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ खाद्य संघटक भी चाहिए, जैसे कि अदरक, मिर्च और लहसुन, प्याज, ये सब खाद्य संघटक हैं। ठीक है, तो यानी वो धनिया वगैरह भी उगा लेता था, लहसुन वगैरह भी उगा लेता था, प्याज भी उगा लेता था और मिर्च भी उगा लेता था, सब्जियों के साथ साथ, वेजिटेबल्स के साथ साथ। तो ईश्वरन
के पास एक आश्चर्यजनक क्षमता थी। वो खाद्य संघटक और सब्जियां उगा लेता था, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर। इसका हिंदी होता है ना जाने कैसे या पता नहीं कैसे। इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेटेड लैंडस्केप, इन द मिडल ऑफ डेसोलेटेड लैंडस्केप, एक उजाड़ भूमि पर, या फिर मिडल ऑफ डेसोलेटेड लैंडस्केप, एक डेसोलेटेड मतलब होता है उजाड़, लैंडस्केप मतलब भूमि, यानी जहाँ पर कुछ उगता ना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेसोलेटेड लैंडस्केप। तो उजाड़ भूमि में, मिडल ऑफ डेसोलेटेड लैंडस्केप, इसका हिंदी हो जाएगा उजाड़ भूमि में। विथ नो शॉप्स विजिबल, जहाँ पर दुकानें भी नहीं दिखती थी, एक भी दुकान नहीं दिखती थी, फॉर माइल्स अराउंड, मीलों तक। तो ईश्वरन में एक आश्चर्यजनक क्षमता थी कि वो खाद्य संघटक और सब्जियां उगा लेता था। इन द मिडल ऑफ डेसोलेटेड लैंडस्केप, उजाड़ भूमि में, विथ नो शॉप विजिबल, जहाँ पर एक भी दुकान मीलों तक नहीं दिखती थी, ठीक है। तो उजाड़ भूमि में जहाँ पर मीलों तक एक भी दुकान नहीं दिखती थी, स्विमिंग आउट नोवेयर, पता नहीं कैसे। इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ईश्वरन आल्सो हैड अमेजिंग कैपेसिटी, कि ईश्वरन में एक आश्चर्यजनक क्षमता थी, स्विमिंग आउट नोवेयर, कि वो पता नहीं कैसे उजाड़ भूमि में जहाँ पर मीलों तक एक भी दुकान नहीं दिखती थी, सब्जियां और खाद्य संघटक उगा लेता था। He would miraculously conjure up, he would miraculously, जादुई तरीके से या रहस्यमयी तरीके से, he would, वहाँ conjure up, बना देता था, the most delicious dishes, most, सबसे ज़्यादा, delicious, स्वादिष्ट, dishes, भोजन, वहाँ रहस्यमयी ढंग से सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बना देता था, मेड विथ, जो बना होता था, फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ी सब्जियों से। तो वह रहस्यमयी ढंग से ताज़ी सब्जियों से बना सबसे स्वादिष्ट भोजन बना देता था, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर, ऑफ अराइविंग, आने के, एट द जिंक सीट शेल्टर, जिंक सीट जस्ते की चादर की, शेल्टर आश्रय में, एट द न्यू वर्क प्लेस, नए कार्यक्रम या नए, वर्क प्लेस मतलब होता है कार्यस्थल, नए कार्यस्थल पर। तो नए कार्यस्थल यानी जैसे उसकी पोस्टिंग इलाहाबाद से प्रतापगढ़ हो जाए, तो वहाँ पे पहुँचने के 1 घंटे के अंदर ही वो सब कुछ बना के तैयार कर देगा, यानी वो जादुई तरीके से, यानी हो सकता है कि वो जब इलाहाबाद से निकलने लगता हो तो तभी से अपनी सारी सब्जियां वगैरह सब कुछ ले लेता हो अपने साथ, और इलाहाबाद प्रतापगढ़ पहुंचते ही वहाँ पे वो सब कुछ बनाने लगता हो। ये कहने का तात्पर्य है कि वो रहस्यमयी ढंग से ताज़ी सब्जियों से बना सबसे स्वादिष्ट भोजन बना देता था, उस नए कार्यक्रम, जिंक सीट शेल्टर, जस्ते की चादर के उस जस्ते की चादर के आश्रय में, उस नए कार्यस्थल पर पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही। क्लियर है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए, कि वो रहस्यमयी ढंग से, मिराकुलसली मतलब रहस्यमयी ढंग से सबसे स्वादिष्ट भोजन या फिर ताज़ी सब्जियों से बना सबसे स्वादिष्ट भोजन बना देता था। जिंक सीट शेल्टर, उस जस्ते की चादर के आश्रय में, नए कार्यस्थल पर पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ही। आगे कहते हैं कि महेंद्र वुड बी अप अर्ली, महेंद्र वुड बी अप, उठ जाता था, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग, सुबह। तो महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता था, एंड लीव फॉर वर्क, और काम पर चला जाता था, आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, और नाश्ता करने के बाद काम पर चला जाता था, कैरिंग, जैसे आप टिफ़िन लेकर जाते हो ना स्कूल, ठीक उसी प्रकार वो भी टिफ़िन लेकर जाता था। अब उसको लिखा कैसे है यहाँ पे कि कैरिंग, वो ले जाता था, सम प्रिपेयर्ड, कुछ बना हुआ फूड, भोजन, विथ हिम, अपने साथ। तो कुछ बना हुआ भोजन अपने साथ लेकर, यानी एक तरह से टिफ़िन लेकर, तो कुछ बना हुआ भोजन अपने साथ लेकर वो काम नाश्ता करने के बाद अपने काम पर चला जाता था।
तो महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता था और नाश्ता करने के बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद कुछ बना हुआ भोजन अपने साथ लेकर वो काम पर चला जाता था। मीनवाइल इस दौरान ईश्वरन वो टीडीअप मतलब होता है साफ सफाई करना और व्यवस्थित करना। द सेड मतलब है उस कमरे से जिसमें ये दोनों रहते थे। कंपनी की तरफ से या तो उनको सेड दी जाती थी या फिर तंबू दिया जाता था। तो यहाँ पे सेड को सेड ही पढ़ना ताकि डाउट ना हो किसी भी तरह से कि वो तंबू में रह रहे हैं या जस्ती की चादर के आश्रय में रह रहे हैं। सेड को सेड पढ़ो। तो सेड इस दौरान ईश्वरन सेड की सफाई कर देता और उसको व्यवस्थित कर देता। वॉश द क्लॉथ्स कपड़े धो देता। एंड हैव अ लीज्योरली बाथ। एज लीज्योरली बाथ मतलब होता है बड़े आराम से बाथ नहा लेता। एंड हैव अ लीज्योरली बाथ और बड़े आराम से नहा लेता। पोरिंग उड़ेल कर सेवरल बकेट्स कई बाल्टियाँ उड़ेल कर ओवर वाटर पानी की ओवर हिज हेड अपने सर पर बकेट ऑफ वाटर पानी की कई बाल्टियाँ उड़ेल कर। मटरिंग अ प्रेयर और वो मटर करता रहता था, बुदबुदाता रहता था। प्रेयर प्रार्थना और वो प्रार्थना बुदबुदाता रहता था या गुनगुनाता रहता था। ऑल द वाइल हर समय, और वो हर समय प्रार्थना गुनगुनाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम मतलब होता है अल्पाहार का समय। ठीक है, तो इट वुड बी लंच टाइम हम सभी लंच टाइम को लंच टाइम ही बोलते आए हैं बचपन से कि लंच हो गया चलो खाने चलते हैं। तो इसलिए लंच टाइम की हिंदी होती है अल्पाहार का समय। तो इट वुड बी लंच टाइम बाय देन तब तक अल्पाहार का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग भोजन करने के बाद ही वुड रीड वो पढ़ता था। फॉर अ वाइल थोड़ी देर तक पढ़ता था। बिफोर डोजिंग ऑफ यानी झपकी आने से पहले। तो झपकी आने से पहले बिफोर डोजिंग ऑफ झपकी आने से पहले फॉर अ वाइल थोड़ी देर तक ही वुड रीड वो पढ़ा करता था। द बुक वह किताब यानी जो किताब वो पढ़ता था वाज यूजली ज़्यादातर वह किताब ज़्यादातर सम कोई पॉपुलर कोई लोकप्रिय तमिल थ्रिलर। तमिल का मतलब तमिल हो जाएगा, थ्रिलर मतलब होता है मसालेदार उपन्यास। तो वह किताब ज़्यादातर कोई लोकप्रिय तमिल मसालेदार उपन्यास होती थी। रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस पेज मतलब होता है पृष्ठ, 100 मतलब होता है सैकड़ों, 100। रनिंग लंबी, जो सैकड़ों पृष्ठ लंबी होती थी। तो वह किताब ज़्यादातर सैकड़ों पृष्ठ लंबी कोई लोकप्रिय तमिल मसालेदार उपन्यास होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, देखो इमेजिनेटिव मतलब होता है काल्पनिक, डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन। इट्स मतलब इसका, इस किताब का, तो इसका काल्पनिक वर्णन एंड नैरेटिव फ्लोरिश। नैरेटिव मतलब होता है वर्णात्मक, फ्लोरिसिस मतलब होता है नाटकीयता, और इसकी वर्णात्मक नाटकीयता वुड होल्ड बांधे रखती थी ईश्वरन को इंथ्रॉल मोह जाल में। तो इसकी हिंदी ऐसे हो जाएगी कि इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक, डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन। तो इसका काल्पनिक वर्णन और नैरेटिव फ्लोरिसिस, नैरेटिव वर्णात्मक, फ्लोरिसिस नाटकीयता, और वर्णात्मक नाटकीयता ईश्वरन को मोह जाल में बांधे रखती थी। एकदम स्लोली पढ़ाया ताकि डाउट ना हो। अगर नहीं समझ में आता इसकी हिंदी लिख लो। तो इस किताब की काल्पनिक वर्णन या फिर इस किताब का काल्पनिक वर्णन और नैरेटिव फ्लोरिसिस, वर्णात्मक नाटकीयता ईश्वरन को मोह जाल में बांधे रखती थी। हिज ओन, उसके खुद के डिस्क्रिप्शंस, वर्णन, उसके खुद के वर्णन भी वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस, ग्रेटली ज़्यादातर या बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंस प्रभावित होते थे। उसके खुद के वर्णन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे बाय द तमिल ऑथर्स, उन तमिल लेखकों से दैट ही रीड जिन्हें वो पढ़ता था।
तो उसके खुद के वर्णन भी उन तमिल लेखकों से जिन्हें वो पढ़ता था बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। When he was narrating, जब वो बताता था, इवन द स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी भी इंसिडेंट घटना, जब वो छोटी से छोटी घटना भी बताता था या छोटी से छोटी घटना का भी वर्णन करता था, तो ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस। तो ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस। सस्पेंस मतलब होता है अनिश्चितता, यानी क्या हो जाए कुछ पक्का नहीं है। हो सकता है हीरो डायरेक्ट बन जाए गुंडा, या फिर हो सकता है गुंडा डायरेक्ट बन जाए हीरो। कहाँ फिल्मों में क्या हो जाए किसी को क्या पता, तो उसको बोलते हैं सस्पेंस। सस्पेंस मतलब अनिश्चितता, जो निश्चित ना हो। तो ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो वो सस्पेंस अनिश्चितता दिखाने का प्रयास करता था। तो ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो वो अनिश्चितता दिखाने का प्रयास करता था। एंड और अ सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्य भरा, एंडिंग अंत इनटू द अकाउंट दिखाने का प्रयास करता था। तो वह अनिश्चितता और आश्चर्य भरा अंत दिखाने का प्रयास करता था। इनटू द अकाउंट उस तरफ लिखा था, इस तरफ इसलिए इस तरफ लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना द अकाउंट, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया। तो अब इसको बता दिया, तो आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टीड मतलब होता है बजाय, ऑफ सेइंग मतलब कहने के। तो ये कहने के बजाय दैट ही हैड कम अक्रॉस, कि उसने कम अक्रॉस देखा है, एंड अपरूटेड जड़ से उखड़ा हुआ, एंड एक ट्री पेड़। इंस्टीड ऑफ सेइंग, ये कहने के बजाय कि उसने जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ देखा है, कम अक्रॉस ऑन द हाईवे पर यानी मुख्य मार्ग पर, कि उसने मुख्य मार्ग पर जड़ से उखड़ा एक पेड़ देखा है। ही वुड से, वो कहता है या फिर वो कहेगा, विथ आईब्रोज, अपनी भौहों को, सुइटेबली आर्च्ड, सुइटेबली मतलब उपयुक्तता, आर्च्ड मतलब होता है गोल करना, उपयुक्तता से गोल करके, अपनी भौहों को उपयुक्तता या फिर उपयुक्तता से गोल करके, उपयुक्तता, ठीक है, बोलने में डाउट हो रहा है क्या, उपयुक्तता, ये वाला उपयुक्तता, ठीक है। तो विथ आईब्रोज सुइटेबली आर्च्ड, अपनी भौहों को उपयुक्तता से गोल करके, एंड हैंड्स हेल्ड आउट, और अपने हाथों को हेल्ड आउट फैला करके, इन अ ड्रामेटिक मतलब होता है ड्रामा मतलब नाटक, ड्रामेटिक मतलब होता है नाटकीय, गीजर मतलब अंदाज में, और अपने हाथों को नाटकीय अंदाज में हेल्ड आउट फैला कर। द रोड, वह सड़क, वाज डिसर्टेड, सुनसान थी, मतलब ऐसे बताएगा कि जिसको ना डरना हो वो भी डर जाए। द रोड वाज डिसर्टेड, सड़क सुनसान थी, एंड आई वाज ऑल अलोन, और मैं अकेला था। फिर से देख लो पहले एक बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है। तो उदाहरण के लिए, ये कहने के बजाय कि मुख्य मार्ग पर उसने जड़ से उखड़ा हुआ एक पेड़ देखा है, ही वुड से, वो कहेगा, विथ आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड, अपनी आईब्रोज, अपनी भौहों को उपयुक्तता से गोल करके और अपने हाथों को नाटकीय अंदाज में फैला करके, द रोड वाज डिसर्टेड, सड़क सुनसान थी और मैं अकेला था। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग, स्पॉटेड मैंने देखा, समथिंग कुछ, मैंने कुछ देखा, दैट जो, लुक्ड लाइक दिखता था, लाइक जैसे, एन इनॉर्मस एक विशालकाय, बसी झबरीले बालों वाला, बीस्ट जानवर। तो एक विशालकाय झबरीले बालों वाले जानवर के जैसा दिखता था। तो अचानक मैंने कुछ देखा जो एक विशालकाय झबरीले बालों वाले जानवर जैसा दिखता था। लेंग स्प्रॉल्ड, लेंग वो लेटा था, स्प्रॉल्ड पसरा हुआ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो पसरा हुआ था, अक्रॉस द रोड सड़क पर, और वो सड़क पर पसरा हुआ था या फिर लेटा हुआ था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, हाफ इंक्लाइंड आधे मन से, टू टर्न मैं मुड़ा, टर्न मतलब मुड़ना, मैं आधे मन से मुड़ा, एंड गो बैक और वापस गया, यानी जैसे डर गया था थोड़ा सा। तो आदमी जब डरता है ना, तो वो देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये सच में वही चीज़ है जिससे मैं डर रहा हूँ या कुछ और है। तो यही सोचकर वो उस चीज़ के पास गया। तो आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, आधे मन से मैं मुड़ा और वापस गया। बट एज आई केम क्लोजर, बट लेकिन एज आई जैसे ही केम क्लोजर मैं उसके पास आया,
लेकिन जैसे ही मैं उसके पास आया ऐसा तो मैंने देखा दैट इज़ वाज अ फॉलन ट्री, कि ये एक फॉलन ट्री है, एक गिरा हुआ पेड़ है। तो मैंने देखा कि ये गिरा हुआ पेड़ है विथ इट्स अपनी ड्राई ब्रांचेस, सूखी हुई ब्रांचेस, शाखाओं के स्प्रेड आउट, फैलाए हुए। तो विथ इट्स ड्राई, अपनी सूखी फैली हुई शाखाओं के साथ ये एक गिरा हुआ, इट वाज अ फॉलन ट्री, ये एक गिरा हुआ पेड़ था। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास आया ऐसा तो मैंने देखा कि अपनी सूखी शाखाओं के या फिर अपनी सूखी फैली शाखाओं के साथ ये एक गिरा हुआ पेड़ था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ, महेंद्र वुड स्ट्रेच, महेंद्र फैलाता था हिमसेल्फ, स्वयं को। तो महेंद्र स्वयं को फैलाता था इन द कैनवास, इन हीज, अपनी कैनवास चेयर, कैनवास की कुर्सी पर या आराम कुर्सी पर। तो महेंद्र स्वयं को अपनी कैनवास की कुर्सी पर फैलाता था एंड लिसन, और सुनता था टू ईश्वरन टेल, ईश्वरन की कहानियों को अनक्रिटिकली, बिना आलोचना के। और वो ईश्वरन की कहानियों को बिना आलोचना के सुनता था। आगे ईश्वरन कहता है कि द प्लेस, वहाँ स्थान, आई केम फ्रॉम, जहाँ से मैं आता हूँ, यानी मैं जिस स्थान से आया हूँ, इस फेमस व प्रसिद्ध है फॉर टिम्बर। टिम्बर मतलब होता है इमारती लकड़ी। तो वह स्थान जहाँ से मैं आया हूँ वो इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन आगे कहता है कि देयर इज़ अ रिचली वुडेड, लकड़ियों से भरा, रिचली मतलब होता है समृद्ध, किस चीज़ से समृद्ध है? वुडेड, लकड़ियों से। तो लकड़ियों से भरा फॉरेस्ट, जंगल, ऑल अराउंड, चारों ओर है। तो चारों ओर लकड़ियों से भरा जंगल है। द लॉक्स, लकड़ियों के लट्ठे, आर हॉल्ड, लादे जाते हैं, ऑन द लॉरीज, ट्रकों पर, बाई एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा। तो लकड़ियों के लट्ठे हाथियों के द्वारा ट्रकों पर लादे जाते हैं। दे आर ह्यूग, वो विशाल काय, विल फॉड, विल फेड मतलब खाए पिए बीस्ट जानवर हैं, यानी उन हाथियों की बात कर रहा है कि वो विशाल काय, खाए पिए बीस्ट जानवर हैं या पशु हैं। When they turn wild, when, जब दे टर्न वाइल्ड, वो पागल हो जाते हैं, यानी जब वो पागल हो जाते हैं, अर्थात जब एक हाथी पागल हो जाता है, तो इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, महावत भी इज़ नॉट एबल, योग्य नहीं होता, टू कंट्रोल देम, उन्हें नियंत्रित करने के। यानी सबसे योग्य महावत भी या सबसे ज़्यादा अनुभवी महावत भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। तो जब वो पागल हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अनुभवी महावत भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता, उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोल्यूग, इस प्रोल्यूग के बाद, इस प्रस्तावना के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च, ईश्वरन ने लॉन्च कर दी, ईश्वरन ने छेड़ दी, इनटू एलेबोरेटेड, एलेबोरेट मतलब होता है विस्तृत, एक विस्तृत एनेक्डोट, किस्सा। तो इस प्रस्तावना के बाद ईश्वरन ने एक विस्तृत किस्सा छेड़ दिया, लॉन्च मतलब छेड़ दिया या लॉन्च कर दिया, इन्वॉल्विंग, संबंधित, एन एलिफेंट, हाथियों से, तो हाथियों से संबंधित। तो इस प्रस्तावना के बाद ईश्वरन ने हाथियों से संबंधित एक विस्तृत वर्णन या एक विस्तृत किस्सा लॉन्च छेड़ दिया। वन डे, एक दिन, अ टस्कर, एक हाथी, स्केप्ड, निकल भागा, फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, टिम्बर यार्ड मतलब होता है लकड़ी के यार्ड से, लकड़ी के बाड़े से। तो एक दिन एक हाथी लकड़ी के बाड़े से निकल भागा, एंड बिगन टू रोम अबाउट, और बिगिन, रोम अबाउट मतलब होता है इधर उधर भटकने लगा, और वो इधर उधर भटकने लगा। स्टैम्पिंग ऑन द बसेस, बसेस मतलब झाड़ियों पर स्टैम्प, पैर रखते हुए। टीयरिंग अप, उखाड़ते हुए। वाइल्ड, जंगली क्रीपर्स, जंगली क्रीपर को, जंगली बेलों को उखाड़ते हुए। एंड, और ब्रेकिंग ब्रांचेस, शाखाओं को, ब्रांच मतलब शाखा, ब्रेकिंग तोड़ते हुए, एट विल अपनी इच्छा अनुसार, और अपनी इच्छा अनुसार शाखाओं को तोड़ते हुए, बिगन टू रोम अबाउट, इधर उधर भटकने लगा। ऐसे भी पढ़ सकते हो कि एक दिन एक हाथी लकड़ी के बाड़े से निकल भागा और झाड़ियों पर पैर रखते हुए, जंगली बेलों को उखाड़ते हुए,
और अपनी इच्छा अनुसार शाखाओं को तोड़ते हुए वो इधर उधर भटकने लगा। सर, क्या आप जानते हैं सर श्रीमान? तो श्रीमान, क्या आप जानते हैं कि हाउ कि कैसे एन एलिफेंट बिहेव, एक हाथी कैसे बिहेव करता है, एक हाथी कैसा व्यवहार करता है व्हेन इट गोज मैड, जब ये पागल हो जाता है। तो जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसा व्यवहार करता है सर तो श्रीमान, क्या आप जानते हैं? ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप, ईश्वरन जो था ना, वुड गेट सो कॉट अप, वो इतना ज़्यादा खो गया था इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपनी खुद की कहानी की। तो ईश्वरन अपनी खुद की कहानी की उत्तेजना में इतना ज़्यादा खो गया था दैट ही गेट अप, कि वो गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो फ्लोर पर, वो फर्श पर बैठ गया या फर्श से उठा, एंड जंप अबाउट, और कूदने लगा, जंप कूदने लगा, स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पैरों को स्टैम्प करने लगा, पटकने लगा, इन इमुलेशन नकल करते हुए, ऑफ द मैड एलिफेंट, पागल हाथी की नकल करते हुए। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा बड़ा था। तो ईश्वरन अपनी खुद की कहानी की उत्तेजना में इतना ज़्यादा कॉट अप हो गया था, इतना ज़्यादा खो गया था कि ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वो फ्लोर से यानी वो फर्श से उठा, एंड जंप अबाउट, और कूदने लगा, स्टैम्पिंग हिज फीट, और अपने पैरों को पटकने लगा, पागल हाथी की नकल करते हुए, या फिर पागल हाथी की नकल करते हुए अपने पैरों को पटकने लगा। अब समझा दिया, आगे चलते हैं। द एलिफेंट, वह हाथी, रीच्ड, पहुँच गया, द आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट मतलब होता है बाहरी सीमा में या बाहरी क्षेत्र में, ऑफ आवर टाउन, हमारे कस्बे की। तो वह हाथी हमारे कस्बे के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया, ब्रेकिंग, तोड़ते हुए, द फेंसेस, फेंस मतलब होता है चार दीवारी, जिसको बाउंड्री बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। चार दीवारी को तोड़ते हुए, फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक मतलब माचिस की तीलियों की तरह। तो चार दीवारी को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ते हुए वह हाथी हमारे कस्बे के बाहरी क्षेत्र में पहुंच गया। ही वुड कंटिन्यूड, वह आगे कहता है, यानी ईश्वरन आगे कहता है कि इट केम, ये आ गया, इनटू द मेन रोड, मुख्य सड़क पर या मुख्य मार्ग पर, ये मुख्य सड़क पर आ गया, एंड स्मैश्ड, और तोड़ डाला, तोड़ना, स्मैश मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ डाला, ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट, फल बेचने वाली सभी दुकानों को, और फल बेचने वाली सभी दुकानों को तोड़ दिया। ये मुख्य सड़क पर आ गया और फल बेचने वाली सभी दुकानों को तोड़ दिया। मड पॉट्स, मिट्टी के बर्तनों को तोड़ दिया, एंड क्लॉथ्स, और कपड़ों को फाड़ दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मुख्य सड़क पर आ गया और इसने फल बेचने वाली स्टॉल्स, दुकानों को स्मैश, तोड़ दिया, मड पॉट्स मिट्टी के बर्तनों को तोड़ दिया, एंड क्लॉथ्स, कपड़ों को तोड़ा नहीं जा सकता, कपड़े फाड़े जाते हैं। ठीक है, तो क्लॉथ्स को भी स्मैश किया, स्मैश मतलब ख़राब किया, यानी कपड़ों को भी फाड़ डाला। पीपल रैन हेल्दर एंड सेल्दर इन पैनिक, डर के मारे पीपल, लोग, रैन, भागे, हेल्दर स्केल्टर, हेल्तर स्केल्टर मतलब होता है इधर उधर। तो डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट, वह हाथी, नाउ अब, इंटर, घुस गया, आ स्कूल ग्राउंड, एक स्कूल की, एक विद्यालय की ग्राउंड, सीमा में या एक स्कूल के मैदान में। वह हाथी अब एक स्कूल के मैदान में घुस गया, वेयर, जहाँ, चिल्ड्रन पर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग, तोड़ते हुए, थ्रू द ब्रिक वॉल, ब्रिक मतलब ईंट की वॉल, दीवार को, ईंट की दीवार को तोड़ते हुए वह हाथी अब एक स्कूल, एक विद्यालय की, स्कूल ग्राउंड, एक स्कूल के मैदान में घुस गया। तो वह हाथी अब एक स्कूल के मैदान में घुस गया, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार को तोड़ते हुए।
ऑल द बॉयज, सभी बच्चे, रन टू द क्लासरूम, कक्षा में भागे। सभी बच्चे कक्षा में भागे एंड शट द डोर्स, और दरवाज़ों को बंद कर लिया टाइट कस करके, और कस कर दरवाज़ों को बंद कर लिया। द बीस्ट, वह जानवर, ग्रंटेड, गुर्राया, एंड वंडर्ड अबाउट, वंडर मतलब होता है इधर उधर भटकने लगा, तो वंडर्ड अबाउट मतलब इधर उधर भटकने लगा, तो वो जानवर गुर्राया और इधर उधर भटकने लगा। पुलिंग आउट, उसने उखाड़ दिया द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल के गोल से पोस्ट, खंभे को, तो उसने फुटबॉल के गोल से खंभे को उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन, फाड़ डाला द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के जाल को टीयरिंग डाउन, उसने फाड़ दिया। किकिंग, उसने लात मारा, एंड फ्लैटरिंग, और पिचका दिया द ड्रम, उस ड्रम को केप्ट फॉर वाटर, जो पानी के लिए रखा गया था या पानी भरने के लिए रखा गया था, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि केप्ट फॉर वाटर ड्रम, पानी के लिए रखे गए ड्रम को उसने लात मारकर पिचका दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, एंड अपरूटिंग द श्रब्स, अपरूट मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, श्रब्स मतलब झाड़ियों को। चलो थोड़ा सा कैमरा इधर हो गया था। अच्छा, अपरूटिंग द श्रब्स, अपरूटिंग मतलब होता है अपरूट मतलब जड़ से उखाड़ देना, श्रब्स मतलब झाड़ियों को, और उसने झाड़ियों को जड़ से उखाड़ दिया। अब ऐसे ही याद कर लेना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, भटकना मत। और ये हिंदी जो दी गई है इसको तो देखकर बिल्कुल भी मत पढ़ना, कभी भी नहीं, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, और कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कभी नहीं आएगा। चलो, तो वहाँ जानवर गुर्राया और इधर उधर भटकने लगा। उसने वॉलीबॉल के गोल से खंभे को उखाड़ दिया, वॉलीबॉल के जाल को उसने फाड़ डाला, पानी के लिए रखे गए ड्रम को उसने लात मारकर पिचका दिया, और झाड़ियों को उसने जड़ से उखाड़ दिया। जैसे स्कूल वगैरह में कुछ फूल वगैरह लगा दिए जाते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग मतलब डिज़ाइन के लिए कुछ ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो देखने में सुंदर लगते हों, उनकी बात कर रहे हैं। मीनवाइल ऑल द टीचर्स, मीनवाइल इस दौरान ऑल द टीचर्स, सभी अध्यापक, हैड क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़ गए, द टेरेस, छत पर। इस दौरान सभी अध्यापक छत पर ऊपर चढ़ गए, या फिर छत के ऊपर चढ़ गए, या फिर ऊपर छत पर चढ़ गए, ऑफ स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन की। इस दौरान सभी अध्यापक विद्यालय भवन की छत पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर, और वहाँ से, दे हेल्पलेसली, वो असहाय होकर वाच, देख रहे थे, द डिप्रेशंस ऑफ एलिफेंट, हाथी की डिप्रेडेशंस को, तोड़ फोड़ को। और वहाँ से, फ्रॉम देयर, और वहाँ से वो असहाय होकर हाथी की तोड़ फोड़ को देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल, कोई भी बचा नहीं था, बिलो, नीचे, ऑन द ग्राउंड, मैदान में। तो नीचे मैदान में नॉट अ सोल, एक भी आदमी नहीं था, ठीक है। तो नीचे मैदान में, बिलो ऑन द ग्राउंड, नीचे मैदान में, देयर वॉज नॉट अ सोल, एक भी आदमी नहीं था। द स्ट्रीट्स, गलियां, वर एम्प्टी, खाली हो गई थी, एज, ऐसा लग रहा था, इफ द इनहेबिशन, इनहेबिशन मतलब होता है लोग, कि सभी लोग, ऑफ द एंटायर टाउन, पूरे कस्बे के, कि पूरे कस्बे के सभी लोग, हैड सडनली, अचानक, डिसअपीयर्ड, गायब हो गए हैं। सड़कें, गलियां खाली हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर के, पूरे कस्बे के सभी लोग अचानक गायब हो गए हैं। तो चलो, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो में यहीं पर हम इतना पढ़ेंगे, इसके आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप YouTube पर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, और उसके आगे आप हमारे चैनल का नाम जोड़ दीजिएगा, डिज़ायर पॉइंट, DESIREPOINT, ठीक है। तो आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल को, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूं, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप देर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस पर ये YouTube पर सर्च कर लीजिए, आपको हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों मिल जाएगा, और आसानी से आप दूसरा पार्ट देख पाएंगे। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर से बहुत प्रॉब्लम है।
और मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर में कोई भी डाउट शेष ना बचे। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो इसका लाभ ज़रूर लें। और हाँ, अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें।